हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आरएसी के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन। जीपीयू के अंदर ये चैप्टर 7 to 10 मार्क्स। आप लोगों को इस चैप्टर में से कोई एक थियरी या कोई एक एग्जाम्पल या फिर दोनों पूछे जा सकते हैं। मिनिमम 7 मार्क्स का वेटेज है, मैक्सिमम 10 मार्क्स का वेटेज है। एग्जाम्पल टोटली ऑन द बेसिस ऑफ थियरी, कोई लॉजिक नहीं, कोई ऐसा आपको बेसिक फंडा नहीं लगाना है, सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल इजीली सॉल्व हो पाएंगे। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट 6 थियरी पढ़नी है, जिसमें से 2 थियरी के पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। बिफोर गोइंग टू दैट, हम लोग बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन एक्चुअली में है क्या? एयर रेफ्रिजरेशन जो होता है, हमारे एरोप्लेन के अंदर जो एयर कंडीशनिंग किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है वो, यानी कि आपका एयर रेफ्रिजरेशन। दूसरी भाषा में अगर कहा जाए, इफ एयर इज यूज एज अ वर्किंग फ्लूइड, एटमॉस्फेरिक एयर, अगर आपने एटमॉस्फेरिक एयर को वर्किंग फ्लूइड के तौर पर अगर यूज किया है, दैट वर्किंग फ्लूइड इज यूज्ड एज अ दैट वर्किंग फ्लूइड एयर इज यूज्ड एज अ फ्यूल, या तो फिर आपका वर्किंग मीडियम मतलब आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दूसरी भाषा में एयर जो होगी वो आप लोगों के लिए रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करेगा। हमारी सिस्टम के अंदर, हमारी साइकिल के अंदर कूलिंग करने के लिए हम एयर का यूटिलाइजेशन करेंगे एज अ रेफ्रिजरेंट, एटमॉस्फेरिक एयर। रेफ्रिजरेंट बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से एटमॉस्फेरिक एयर इटसेल्फ अ रेफ्रिजरेंट। आप वाटर के लिए पढ़ चुके हो लिथियम ब्रोमाइड साइकिल, जिसमें वाटर आप लोगों के लिए रेफ्रिजरेंट था। वैसे ही एयर रेफ्रिजरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर एक रेफ्रिजरेंट के तौर पर काम करता है। एयर रेफ्रिजरेशन दो कंडीशन में मिल सकता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल मतलब आपको ओपनली कोई पाइपिंग के अंदर आपका सर्विस नहीं चलेगा, डायरेक्टली कूलिंग आपको मिल रहा है। और क्लोज साइकिल मतलब पाइप के अंदर आपकी कोल्ड एयर को पास आउट किया जाएगा आउटलेट के तौर पर। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। थिंग इज दैट एयर रेफ्रिजरेशन का बेसिक कंसेप्ट किसके ऊपर है? तो बेल कॉलम साइकिल, जिसको आप बोल सकते हो रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जिसको आप तीसरी भाषा में बोल सकते हो जूल साइकिल फॉर एयर रेफ्रिजरेशन। ये सारी थियरी आप पढ़ चुके हो, लेकिन वो सारे के सारे इंजन के लिए थे। ये आप लोगों की रिवर्स साइकिल है, उस इंजन के लिए आपने यहाँ से पढ़ा। हमेशा याद रखो, आप जब इंजन के लिए पढ़ते हो, आपने ऑटो साइकिल पढ़ा होगा, आपने डीजल साइकिल पढ़ा होगा, आपका जो पीई डायग्राम बनता था उसमें प्रोसेस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, यहाँ पर आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको रिवर्स प्रोसेस होता है, हम उल्टी डायरेक्शन में जाए। वहाँ पर हम लोगों को ठंडे से चीज़ को गर्म करना है, या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर काम करना है। यहाँ पर वो चीज़ उल्टी हो जाएगी, आप लो टेम्परेचर वाले एरिया से और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे टू प्रोवाइड मोर कूलिंग विद कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, फिर उसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, जो कि आपके लिए अभी फिर वो हाई टेम्परेचर के तौर पर काम करता है। मतलब ये हमारे रिवर्स साइकिल है। तो वो रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल कॉलम साइकिल कैसी होती है? जीपीयू में ये सवाल 2 से 3 बार आया, 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए सवाल आता है। साइकिल की तरफ चलते हैं। दिस इज द लाइन डायग्राम, इट्स पीवी एंड पीएस डायग्राम। जो बेसिक कंसेप्ट वीसीआरएस के अंदर पढ़ा था, वही बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। सेम पैरामीटर के साथ, सेम वर्किंग कंपोनेंट के साथ, कोई फर्क नहीं है, नाम यहाँ पर खाली अलग दिखेंगे, बाकी काम बिल्कुल सेम है। वीसीआरएस के अंदर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर जो 4 कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवापोरेटर, वही 4 कंपोनेंट आपके पास में यहाँ पर भी है। कंप्रेसर, कूलर मतलब कि आपका कंडेंसर, एक्सपांडर मतलब कि आपका एक्सपेंशन वाल्व, रेफ्रिजरेटर मतलब कि आपका इवापोरेटर। 1 to 2 प्रोसेस 1 to 2 जिसके बीच में आ रहा है कंप्रेसर, मतलब ये आपके लिए हो जाएगा कंप्रेशन प्रोसेस। पॉइंट 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 जिसके बीच में आपके पास में आ रहा है कंडेंसर, कूलर, मतलब ये हो जाएगा आपका कंडेंसेशन प्रोसेस। पॉइंट 3 to 4 प्रोसेस 3 to 4 जिसके बीच में आ रहा है आपका एक्सपांडर, मतलब ये हो जाएगा आपका एक्सपांशन प्रोसेस। पॉइंट 4 to 1 जिसके बीच में आपका आ रहा है रेफ्रिजरेटर यानी कि इवापोरेटर, मतलब ये आपका हो जाएगा इवापोरेशन प्रोसेस। ये वीसीआरएस के अंदर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के तौर पर 80 में भी पढ़ा है, और जो फर्स्ट ईयर वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, वीसीआरएस पढ़ चुके हो पहले भी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा अलग डेफिनेशन, अलग वर्डिंग के साथ में आपको सीखना है। कैसा? प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेसर होगा, तो उसको हम बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2।
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। व्हाट इज आइसेंट्रोपिक? आइसेंट्रोपिक किसको बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो Q इज इक्वल टू 0। बन चुका आपका बेसिक चीज है, वही चीज यहाँ पर इस साइकिल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई हीट ट्रांसफर होती नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वेरी जीरो। इसी प्रोसेस को कहा जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, प्रोसेस 1 to 2 तुम्हारा कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि आपका कंपोनेंट है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है? टू कंप्रेस किसको? यहाँ पर हम लोग वर्किंग फ्लूइड के तौर पर एयर ले रहे हैं। हम लोगों ने VCRS के अंदर एयर कंडीशनिंग के अंदर हम लोग जो शब्दों का यूज करते हैं, दैट वाज रेफ्रिजरेंट। हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। वो रेफ्रिजरेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या बन रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर, या आप बोल सकते हो सिर्फ एयर, बिकॉज दैट इज द वर्किंग फ्लूइड। वो आपका वर्किंग फ्लूइड आपकी साइकिल के अंदर, मतलब वो एयर आप कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस करने वाले। उस कंप्रेस करने के दौरान कोई हीट ट्रांसफर होगी नहीं, इसीलिए ये बनेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इसका नाम होगा 1 to 2 का आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। लाइकवाइज 2 to 3, अभी आपके पास में कूलर है, मतलब कि कंडेंसर है। आपने फ्रिज के लिए कंडेंसर ऐसा पढ़ा था कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है और हीट ट्रांसफर करता है, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा? हम एक्सटर्नल सोर्स से कूलिंग वाटर को थ्रू आउट द सिस्टम सर्कुलेट करेंगे, मतलब इसकी वजह से आपकी एयर ठंडी होगी। यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो हमने फ्रिज के लिए पढ़ा था वही चीज यहाँ पर है, यहाँ प्रेशर में चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस 2 to 3 कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। पॉइंट 3 to 4 एक्सपेंशन डिवाइस आता है। यू नो द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस के भी किसी भी चीज का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक्सपेंशन का यूज करते हैं। बेसिक चीज यहाँ पर वही होगी। जो एटमॉस्फेयर जो हाईली कंप्रेस्ड एयर आपकी कूलर में से निकल रही है, जिसका टेम्परेचर अब लो है, जब वो एक्सपांडर में जाएगा तो वो इट विल एक्सपांड। अगर वो एक्सपांड हो रहा है प्रेशर रिड्यूस होगा। यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये तुम्हारा आइसेंट्रोपिक था, तो डेफिनेटली ये भी तुम्हारा आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। प्रोसेस 3 to 4 इज नोन एज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है। नाउ 4 to 1, अभी ये आपका इवापोरेटर होता है, जिसको हमने रेफ्रिजरेटर का नाम दिया। इवापोरेटर के अंदर क्या काम होता है? तो रेफ्रिजरेंट ये काम करेगा कि जहां से आपको कूलिंग लेना है, मतलब कूलिंग जहां पर आपको प्रोवाइड करना है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, किसको मिलेगा? आपकी एयर को। ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। ये दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर के साथ एक्सपांशन डिवाइस में से निकल रहा है, वही प्रेशर के साथ में इसके अंदर जाने वाला आपका है। मतलब प्रेशर तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर एयर ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, इसीलिए वो कहलाएगा हीट एब्जॉर्प्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस 4 to 1, 1 to 4 नाम मत बोलना, वरना उल्टा कह रहा है। अगर आप गलती से 1 to 4 भी लिख के आते हो ना, तो अभी आप गलत, टेक्निकली गलत। इसलिए आपको लिखना है प्रोसेस 4 to 1। आप साइकिल की डायरेक्शन को देखो, आपको डायरेक्शन जो दी जाती है ना, हम साइकिल के अंदर जो डायरेक्शन देते हैं ना, तो शोबाजी के लिए नहीं होता है। ये मीनिंग बताता है आपको कि आपकी प्रोसेस 1 से 2 में जा रही है, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जा रही है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पे जा रही है। आपने पाथ की डेफिनेशन पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स में, वो चीज। सो प्रोसेस के नाम फिर से एक बार, प्रोसेस 1 to 2 इज नोन एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 to 3 इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। प्रोसेस 3 to 4 इज नोन एज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। प्रोसेस 4 to 1 इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक एयर, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ये आपकी साइकिल है, जो VCRS थी वही चीज है, कोई फर्क नहीं। साइकिल को हम लोग थोड़ा डीप में समझते हैं। कंपोनेंट आपको पता चल गया। अगर आपको लेआउट ड्रॉ करते आता है, if you know that how the diagram, basic diagram or layout you can draw, उसी के बेस पर आप PV और TS डायग्राम भी ड्रॉ करो, उसी के बेस पर। कोई मतलब याद रखने जैसा कुछ नहीं, प्योर टेक्निकल है, सिर्फ समझना है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स से प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 इज नोन एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, जो आपको लिखना है। 1 to 2 है, मतलब आपका जो
रेफ्रिजरेंट है, मतलब कि आपका जो एयर है वो रेफ्रिजरेटर में से आ रहा है, उसकी थर्मल कंडीशन क्या थी, तो दैट इज एट लो प्रेशर वार्म है, थोड़ी सी गर्म हवा है, क्योंकि इसने यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया था जो हमने अभी देखा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आपको इस तरह से लिखना है, प्रोसेस 1 to 2 इज नोन एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो ही कह रहे हैं, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वार्म एयर विल एंटर इनटू द कंप्रेसर। इन कंप्रेसर दैट लो प्रेशर वार्म एयर विल गेट कंप्रेस्ड, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेस होना ही है, विल कंप्रेस एट आइसेंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिकली, मतलब आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती, वो आपको क्लियरली मेंशन करना है, या आप ऐसा लिख सकते हो, इन दिस प्रोसेस द लो प्रेशर लो टेम्परेचर वार्म एयर विल आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिकली आपकी जो एयर है कंप्रेसर के अंदर उसका कंप्रेशन होगा। ड्यू टू कंप्रेशन प्रोसेस द प्रेशर विल राइज फ्रॉम P1 टू P2, आप देख सकते हो ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये आपका P1 यहाँ पर बनेगा, y एक्सिस पर P2 आपका यहाँ बनेगा, फ्रॉम 0 अगर आप यहाँ जाओगे तो P1 इज राइजिंग फ्रॉम पॉइंट 1 इज राइजिंग फॉर 1 to 2, मतलब P1 इज राइजिंग फ्रॉम P1 to P2, means you can say that pressure is rising because of the compression process. क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट 1 to 2 यहाँ पर आपने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने पर प्रेशर इज राइजिंग फ्रॉम P1 टू, कंप्रेसर था, कंप्रेसर हाथ से तो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर कुछ वर्क देना पड़ेगा, प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेसर वर्क, WC, W वर्क, C फॉर कंप्रेसर, कंप्रेसर वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू mCp T2 माइनस T1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वर्क फाइंड आउट करने का, आप लोग पढ़ चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हो, बीएमई के अंदर भी पढ़ चुके हो, W इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। अभी Cp क्यों लिया जा रहा है, हमारी जो साइकिल है दैट इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट प्रेशर, ये Cp का मतलब क्या होता है, सबसे पहले Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हम जो भी कंसीडर करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई हुई या वर्क प्रोड्यूस हुआ ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। प्रेशर इज राइजिंग दैट इज द डिफरेंट थिंग, ये आपको सिर्फ एक पैरामीटर कंसीडर करना है, वो सॉल्यूशन के अंदर होता है। सो WC, M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द एयर, कितना एयर जा रहा है उसका मास, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इनटू डेल्टा T, डेल्टा T यानी टेंपरेचर डिफरेंस, डेल्टा T आपका क्या बनेगा, यहाँ पर कंप्रेशन हुआ तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, आप VCRS के अंदर पढ़ चुके हो, यू कैन सी दैट टेम्परेचर इज राइजिंग फ्रॉम T1 टू T2, तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या बनेगा, T2 माइनस T1, बिगर माइनस स्मॉलर, सीधी सी बात, क्योंकि आपका वर्क कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, आप T1 माइनस T2 नहीं लिख सकते, वो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, आपका T2 बनेगा यहाँ पर, T1 बनेगा यहाँ पर, मतलब जब यहाँ से 0 से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो T1 की वैल्यू आपको लो मिलेगी, T2 की वैल्यू आपको हाई मिलेगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका बनेगा T2 माइनस T। ये सारी बेसिक चीजें आपको ग्राफ देखते अगर आता है ना तो ये फॉर्मूला आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हो, वही चीज। प्रोसेस 1 to 2 के बाद प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 में हमारे पास में कूलर है, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोसेस 2 to 3 इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। भाई क्यों है, तो कूलर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरह से लिखना है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स the cooling water will circulate inside the cooler, it will absorb the heat energy from the hot air which is at high pressure coming from the compressor, compressor में से जो एयर निकल रहा है अब उसका टेम्परेचर हाई है, पॉइंट 2 टेम्परेचर हाई है, प्रेशर हाई है, ठीक है, जब कंप्रेसर से आपकी एयर निकली, ये आपकी एयर कंप्रेस होने के बाद जब यहाँ से निकली तो उसकी थर्मोडायनेमिक कंडीशन क्या थी, तो उसका प्रेशर हाई हो गया जो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है, उसका टेम्परेचर हाई है जो TS डायग्राम में भी दिख रहा है, सो यू कैन से कि एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर द हॉट एयर विल एंटर इनटू द कूलर, इन कूलर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स कूलिंग वाटर विल बी सर्कुलेटेड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अभी टेम्परेचर डिफरेंस तो है क्योंकि हॉट एयर उसका टेम्परेचर काफी हाई होगा, कोल्ड है सॉरी कूलिंग वाटर मतलब वो या तो एटमॉस्फेरिक लेवल पर होगा या तो उससे भी चिल्ड वाटर आप ले रहे हो, या यहाँ पर आप चिल्ड वाटर का भी शब्द का यूज कर सकते हो, इट कैन से लाइक दैट, तो चिल्ड वाटर है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, बहुत बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस,
भाई टेम्परेचर का इतना बड़ा डिफरेंस है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप हीट ट्रांसफर में पढ़ चुके हो, या जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिक आपको कहता है हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर या हायर एनर्जी ग्रेड टू लोअर ग्रेड। आपका जो हॉट एयर है वो ये कूलिंग वाटर के साथ हीट सप्लाई करेगा। मतलब टेक्निकली उसको आप क्या बोलोगे कि आपकी हॉट एयर ने हीट रिजेक्ट की है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि वो हाई ग्रेड पर, मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है लो टेम्परेचर वाले। So you can say in this process the hot air will reject the heat energy in the cooling water। ठीक है, वही चीज यहाँ पर होगी। ठीक है, जो प्रेशर के साथ आपका एयर जा रहा था, क्या प्रेशर के अंदर कोई चेंजेस हो रहा है? नहीं, प्रेशर तो ऐसे चीज है, तो 0.223 में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, आपकी एयर ने जो एनर्जी रिलीज की उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो रहा है। वो टेम्परेचर आपको टीएस डायग्राम में साफ दिखेगा, दैट टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, यू कैन सी इट क्लियरली, दैट टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग फ्रॉम T2 टू T3। मान लो यहाँ पर कंप्रेशन के पहले टेम्परेचर 20 था, कंप्रेशन के बाद में 65 है, तो कूलर के बाद, कूलर के अंदर से निकलने के बाद उसका टेम्परेचर मान लो 40। टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, दैट इज क्लियरली शोन, आपको दिख ही रहा है, साफ साफ दिखा टेम्परेचर जो होगा वो रिड्यूस होगा। तो ये आपकी कहलाती है हीट रिजेक्शन प्रोसेस, मींस क्यूआर। क्यूआर का फॉर्मूला एमसीपी T2 माइनस T3, T2 इज बिगर, T3 इज स्मॉलर, टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा T2 माइनस T3। ठीक है, क्लियर। नाउ 2 to 3 के बाद 3 to 4 क्या कंपोनेंट है हमारे पास? एक्सपांशन डिवाइस या एक्सपांडर, जो तुमको बुक के अंदर दिया है एक्सपांडर। एक्सपांशन डिवाइस का काम क्या होता है? As you know, एक्सपांशन डिवाइस का काम ये होता है it will reduce the pressure of the substance। मतलब रेफ्रिजरेंट है तो रेफ्रिजरेंट का, यहाँ पर हमारे पास में एयर है तो एयर। थर्मल कंडीशन क्या है? जब कूलर में से आपका एयर निकलता है उसकी अब थर्मल कंडीशन है इट इज एट हाई प्रेशर, प्रेशर तो हाई है बट टेम्परेचर लो है, और वो आपका कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो चुका है। जो हॉट एयर में था अभी वो कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यू कैन से फ्रॉम कूलर at high pressure low temperature cold air will enter into the expander। प्रेशर हाई है, एक्सपांडर के अंदर उसका क्या होगा? एक्सपांशन होगा। इन एक्सपांडर द कोल्ड एयर विल गेट एक्सपांडेड। ठीक है, अब इसका एक्सपांशन कैसे हो रहा है? आइसेंट्रोपिकली। सेम चीज, अगर एक्सपांस कंप्रेशन अगर आइसेंट्रोपिकली हो रहा है तो एक्सपांशन भी उसका उसी तरह से होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई प्रोसेस है, कंप्रेशन एक्सपांशन, वही चीज है आपके पास में। अगर ये आपका आइसेंट्रोपिकली हो रहा है when there is no heat transfer, तो एक्सपांशन भी उसी तरह से होगा when there is no heat transfer। So you can say that at isentropically process the pressure of the hot air will reduce from P3 to P4। आप देख सकते हो P3 से P4 आपका प्रेशर रिड्यूस होगा। This is the diagram। Due to this expansion, the little bit temperature of your air will also decrease। जो प्रैक्टिकली VCRS साइकिल के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकली जो आपके 6th सेम में आ चुका है। जब एक्सपांशन होता है तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब 17-18 डिग्री सेल्सियस मान लो बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्सपांशन है, तो जब एक्सपांशन हो जाएगा तो 17-18 का मान लो 12-13 डिग्री होगा। ड्रास्टिक चेंज नहीं है बट लिटिल बिट चेंज, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 3 to 4 आपके लिए क्या बना? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। उस आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन को आप क्या बोलते हैं? टरबाइन वर्क। एक्चुअली ये वर्क ये आपको मिल रहा है, इसीलिए उसको ये टी इसलिए लिखा है। जनरली ये वर्क टरबाइन के लिए यूज होता है, जब हम लोग पावर प्लांट की बात करते हैं तब टरबाइन के लिए यूज होता है, इसीलिए यहाँ पर WT लिखा गया है। वही फॉर्मूला है एमसीपी। प्रोसेस आपकी 3 और 4 की है, 0.3 0.4। ठीक है, पॉइंट को पकड़ के चलना, आपको फॉर्मूला याद रखना है ना, तो प्रोसेस के पॉइंट याद रखो, वही यहाँ पर आ रहा है और उसी के बेस पे फॉर्मूला बन रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने बोर्ड पे भले एडवांस में लिखा हुआ है लेकिन समझने के लिए आप भी समझ सकते हो। देखो आपने 3-4 प्रोसेस लिया है तो कॉमन सेंस की बात है, इतनी बुद्धि है सबके अंदर होती है कि आप 3-4 की ही बात करो। फिर आप फॉर्मूला में 2 और 1 या 2-3 लिख रहे हो तो आपको इंजीनियरिंग नहीं आता है, इसके अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये तो सिंपल सी चीज है, लॉजिक है। प्रोसेस 3 और 4 की बात हो रही है तो अब टेम्परेचर भी 3 और 4 का ही हो। तो 3-4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, वर्क मिल रहा है एमसीपी, बिगर टेम्परेचर T3, स्मॉलर टेम्परेचर T4, T3 माइनस।
ये आपका फॉर्मूला बनेगा। लास्ट वन, प्रोसेस 4-1। हमारे पास में 4-1 के अंदर है रेफ्रिजरेटर, जो VCRS के अंदर आप लोगों के लिए था इवापोरेटर, वो इवापोरेटर यहाँ पर नाम दे दिया रेफ्रिजरेटर। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है, रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर के अंदर आ रहा है तो जिस एरिया को ठंडा करना है उस एरिया से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी किसको मिलेगी? तो रेफ्रिजरेंट को मिलेगी। कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हुआ उसी प्रेशर के साथ वो यहाँ जाने वाला है। प्रेशर का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उल्टा हो क्या रहा है कि जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे गया उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। You can say that process 4-1 is known as constant pressure heat absorption process. In this process, अब कंडीशन क्या है? At low pressure, cold air या फिर at low pressure, low temperature, cold air will enter into the refrigerator. In the refrigerator, the refrigerant will absorb the heat energy from the required space to be cool. जिस एरिया को ठंडा करना है वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। Due to the absorption of heat, the little bit temperature will increase. You can see T4, ये है आपका T1, the temperature is increasing. But during this process, pressure is constant, E is equal to C. आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप वैल्यू लोगे तो P4 is equal to P1 है। क्लियर? मीन्स यहाँ पर हीट एब्सॉर्ब हुई QS. QS is equal to MCP, T1 minus T4, बिगर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर। सिंपल सी चीज। ये थी चार प्रोसेसेस। चार प्रोसेस किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करनी वो भी मैंने आपको डायग्राम प्रोसेस में। अब फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं सीओपी। सीओपी हम याद रखना एफिशिएंसी नहीं है, आप रिवर्स साइकिल पढ़ रहे हो, ठीक है? इसको अगर आपने गलती से भी एफिशिएंसी वर्ड लिख दिया ना तो आप गलत हो। आप रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ रहे हो, आईसी इंजन के बारे में नहीं, हीट इंजन के बारे में नहीं। हमको फाइंड आउट करना है सीओपी। सीओपी फाइंड आउट करने से पहले लेट्स से नेट वर्क इफेक्ट कितना है, तो क्यूआर माइनस क्यूएस, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट सप्लाइड। क्यूआर कितना था? एमसीपी T2 माइनस T3 माइनस Q सप्लाइड कितना है? एमसीपी T1 माइनस T4। लाइकवाइज डब्ल्यू नेट क्यू नेट के बराबर होगा। कितना नेट हीट ट्रांसफर है वो आपको वर्क प्रोड्यूस में मिल रहा है। तो एमसीपी T2 माइनस T3 माइनस एमसीपी T1 माइनस T4, ये आपको आ गया नेट वर्क प्रोड्यूस, नेट हीट ट्रांसफर। ये दोनों की वैल्यू आपके पास में आ गई फॉर्मूला के बेस पर। WC WT Q और QS वही चीज है। सीओपी फाइंड आउट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब कितना था? QS MCP T1 माइनस T4, MCP T1 माइनस T4। नेट वर्क डन कितना था? MCP T2 माइनस T3 माइनस MCP T1 माइनस T4। ये आपका था नेटवर्क। सीओपी डायरेक्ट ऐसे आएगा, एमसीपी दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एमसीपी कॉमन निकालो तो कुछ इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। सॉरी, एमसीपी क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया एमसीपी, दिस बोथ टर्म विल बी कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचेगा? न्यूमरेटर में T1 माइनस T4, डिनोमिनेटर में बचेगा T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, ये आपका डिनोमिनेटर बचेगा। अगर आपके पास चारों टेम्परेचर की वैल्यू है, अगर आपके पास में चारों टेम्परेचर की वैल्यू है तो ही आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो सीओपी कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सीओपी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फर्स्ट ईयर के अंदर B2D वाले थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं 12 साइंस के बाद वाले। बीएमई के अंदर आप लोगों ने प्रोसेसेस पढ़ी हुई है आइसेंट्रोपिक की, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। वो जो रिलेशनशिप थे वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर का रेशियो प्रेशर के रेशियो के साथ में कैसे रिलेट करता है वो। क्यों? क्योंकि आपको टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको प्रेशर में कन्वर्ट करके चलो उसके अंदर, क्योंकि आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस आ रहे हैं, उसी के अंदर आपको रिलेट करके चलो। कैसे करोगे? 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं है तो वैल्यू क्या बढ़ रही है?
T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. P2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन जो डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी, आपको डायरेक्ट इसके अंदर यूज करना है। जब आप ये रिलेशन अप्लाई करते हो तब T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1. That P2 by P1 is known as pressure ratio. आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, P2 by T1 is equal to RP raised to gamma minus 1 upon gamma. मतलब प्रेशर रेशियो P2 by P1 को प्रेशर रेशियो कहा जाता है, and that pressure ratio is denoted by R, जो RP से डिनोट होता है। Likewise सेकेंड रिलेशन, ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, वैसे ही आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन कौन से दो प्रोसेस में हो रहा है, कौन से दो पॉइंट में हो रहा है, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, तो उसका रिलेशन लेंगे P3 by P4 is equal to P3 by P4 is to gamma minus 1. Point 3 P3, you can say P3 is equal to P2 है, point 3 और point 2 सेम है, तो आप यहाँ पे P3 की जगह P2 लिख सकते हो। point 1 point 4 अकॉर्डिंग टू पीवी डायग्राम एंड साइकिल सेम है, तो आप P4 की जगह P1 लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला आपके पास आ गए। यू कैन से इसको पहले इसको दैट T2 इज इक्वल टू T1 को सामने मल्टीप्लाई कर दो, T1 RP रेज़ टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा। T2 की एक वैल्यू मिल गई T1 के फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पर T3 की वैल्यू मिलेगी T4 के टर्म में, ये भी प्रेशर रेशियो है, ये भी आपका P2 by P1, P2 by P1 प्रैक्टिकली क्या था, प्रेशर रेशियो था, वही आपने किया, प्रेशर रेशियो की वैल्यू रखी। आपके पास में T1 और T3 है, ठीक है, T1 और T3 है, आप उसकी वैल्यू रख सकते हो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। COP T2 की वैल्यू है T1 के टर्म में, सो T1 RP रेज़ टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, T2 की वैल्यू माइनस T3, ये चीज बनी, फिर बनेगा माइनस, अभी T1 की वैल्यू रखनी है, सॉरी T4 की वैल्यू रखनी है, बंद कर, स्टॉप। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर T2 की वैल्यू रखी T1 RP रेज़ टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, वैसे ही हम लोग T3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो T3 की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। T3 की वैल्यू क्या थी आपके पास, T4 RP रेज़ टू गैमा माइनस 1, मतलब T2 और T3 को हमने कन्वर्ट किया T1 और T4 के फॉर्म, माइनस ये तो अभी है T1 माइनस T4, फ्रॉम इक्वेशन RP रेज़ टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, इन दोनों में कॉमन है, अब बाहर निकाल सकते हो, उसको आप बाहर निकाल लोगे, या फिर ऐसा करो, चलो उसको पहले बाहर निकाल के सॉल्यूशन करते हैं, T1 माइनस T4 डिवाइडेड RP रेज़ टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा बाहर इनटू T1 माइनस T4, ये बचेगा, माइनस T1 माइनस T4, ये दूसरा वाला टर्म बचेगा,
T1 माइनस T4 दोनों में कॉमन आ जाएंगे, COP T1 माइनस T4 कॉमन, यहाँ पर T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T4 इनटू, इन दोनों में जब ये कॉमन निकलेगा तो ये मल्टीप्लाई में टर्म आपके पास में बचा हुआ है, RP रेज टू गैमा माइनस 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1, विच विल बी कैंसल आउट, फॉर्मूला बनेगा आपका COP का 1 डिवाइडेड बाय RP रेज टू गैमा माइनस 1। तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जूल साइकिल की COP फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपके पास, COP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP रेज टू गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1। अगर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास तो खाली P1 और P2 है, तो भी तुम COP फाइंड आउट कर सकते हो। गैमा का मतलब होता है एडियाबेटिक इंडेक्स। एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक का दूसरा नाम क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ये गैमा की वैल्यू कितनी होती है? गैमा की वैल्यू होती है 1.4 फिक्स वैल्यू। अगर आपके पास में पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, जैसे गैमा है वैसे पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है n, तो n की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है प्रोसेस टू प्रोसेस, फ्रॉम 1.1 टू 1.9। लेकिन अगर आपके पास में एडियाबेटिक इंडेक्स है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक इंडेक्स आ रहा है, तो फिर आपके पास में स्टैंडर्ड वैल्यू बनेगी 1.4। मतलब यहाँ पर तो 1.4 रख के जाने देना है, 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4, ये एक वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास में है। प्रेशर रेशियो आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइकिल, तो प्रेशर रेशियो। तो दिस वाज द थियरी, GTU के अंदर 3 मार्क्स में आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।